नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है द मैरिज एज मिसकंसेप्शन। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये बोला कि जो लड़कियों की मिनिमम एज है शादी की उसको बढ़ाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली उसको 18 साल से बढ़ा के 21 साल या 20 साल का किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 21 साल का किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑथर है इस आर्टिकल की ऑथर ने एक बड़ा यूनिक भी दी है। मैरी ई जॉन जी ने इस आर्टिकल को लिखा है और उन्होंने बोला है कि देखिए, मैरिज एज को घटाने से अगर आप ये बोलते हो कि आप मदर्स के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, उनकी हेल्थ को, इन्फेंट्स के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, उनकी हेल्थ को सुधार पाओगे, तो ये फ्लॉड व्यू पॉइंट है। ये फ्लॉड व्यू पॉइंट कैसे है, इसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे। नेक्स्ट, लीडर्स के यहाँ पे कुछ बारे में यहाँ पे कुछ कमेंट किए गए। द लीडर्स वी नीड इन टूडेज वर्ल्ड, बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल आर्टिकल है। ठीक है, कुछ कुछ शब्दों में डीप साइकोलॉजिकल थिंकिंग से ये दुनिया इस समय किस किस चैलेंजेस के साथ जूझ रही है उसके बारे में पहले बताया गया और फिर उनके सॉल्यूशंस को ढूंढा गया किसके थ्रू, बाय गुड लीडर्स। कैसे गुड लीडर्स हमारे सामने दुनिया में जो अभी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है उनको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट है लेस टैक्सिंग। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ गई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसके बारे में मैं कल वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पे कुछ बातें कही गई हैं कि देखिए, अच्छी बात है कि आप एक रिक्रूटमेंट टेस्ट लेके आए पर उसमें कमियां हैं। कमियां ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स कम हो रही हैं और इस टेस्ट को ज्यादा स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जो ज्यादातर जॉब्स हैं वो स्टेट्स के पास है। तो अगर एक ऐसे टेस्ट को नेशनल लेवल पे अडॉप्ट करना है तो बहुत ही मैसिव स्केल पे अडॉप्ट होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स कहे गए उनको देख लेंगे। नेक्स्ट है लूजिंग प्रोपोजिशन। नेटिविज्म की यहां पे बात हो रही है। रिसेंटली जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि भाई मध्य प्रदेश की जितनी भी नौकरियां हैं वो केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही होंगी, किसी और के लिए नहीं होंगी। और इस तरीके की जो बातें हैं वो महाराष्ट्र में भी हो रही, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, हर जगह हो रही है। वो ये चाहते हैं कि उनके स्टेट की एम्प्लॉयमेंट केवल उनके स्टेट के लोगों को मिले, बाहर के लोगों को ना मिले। मोस्ट प्रोबेबली अगर इस तरीके का कोई लीगल क्लेम मध्य प्रदेश की सरकार या कोई और सरकार लेके आती है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक पिटीशन जाएगी ही जाएगी और फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। वैसे ये एक बहुत रिग्रेसिव डिसीजन है। एक स्टेट की सरकार अगर ये बोल देती है कि केवल उस स्टेट के लोग उस कंपटीशन में बैठ सकते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड व्यू अकॉर्डिंग टू मी। अगला आर्टिकल देखते हैं। शुड वुमेन बी एंटाइटल्ड टू मेंस्ट्रुअल लीव। देखिए, रिसेंटली एक डिसीजन आया। डिसीजन क्या है कि जो जोमेटो नाम की कंपनी है, जोमेटो ने जो उनकी वुमेन एम्प्लॉयज हैं, 35% एम्प्लॉयज ऑफ जोमेटो और वुमेन, उनके लिए एक मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लेके आए हैं, वो 10 दिन की। आपको पता है भगवान ने लेडीज को ये ताकत दी है कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनको रेगुलरली पीरियड्स की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम में उनको ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए उनको लीव दी गई है। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एक व्यू पॉइंट है बरखा दत्त जी का, एक और व्यू पॉइंट है कविता कृष्णन जी का। इस मेंस्ट्रुअल पॉलिसी को लेके क्या क्या व्यू पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, कितनी ये अच्छी हो सकती है, कितनी ये बुरी हो सकती है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर। यहां पे क्या बोला गया है, देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी रिसेंटली आई है उसने ये बोला है कि अगर बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ मिलाना पड़ेगा। खासकर हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हमारे यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टेक्नोलॉजी से पहले डिजिटल डिवाइड की बात आने लगती है। ये बोला जाने लगता है कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है उसको ये टेक्नोलॉजी मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे काउंटर व्यू दिया जा रहा है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि वो जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, जो वुमेन है, जो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, SC ST, जो रिलीजियस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम्स, खासकर जो पुअर मुस्लिम्स हैं, अगर देखा जाए तो उनके अगेंस्ट सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ हद तक है, बिल्कुल है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। खासकर रूरल एरियाज में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो टेक्नोलॉजी इनको इम्बाइब करने की बात कही गई, अगर इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इम्बाइब किया गया तो वो जो वल्नरेबिलिटीज हमारे सामने हैं उनको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं उसको हम इस आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वॉशिंगटन वर्सेस पटना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। देखिए अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यूएस में इलेक्शंस होने वाले प्रेसिडेंट के। अब ये जो रिपोर्टर है ये पहले बिहार में इन्होंने इलेक्शन कवर किया, यूपी में इलेक्शन कवर किया, बाद में इन्होंने यूएस में भी जाके इलेक्शन कवर किया द हिंदू की तरफ से। तो उसको जोड़ के इन्होंने ये बता दिया कि भाई इलेक्शन के दौरान जो मीडिया कवरेज होती है, जो लोगों से बातचीत होती है, जो लीडर से बातचीत होती है, वो बिहार, यूपी और इंडिया में कैसी होती है, और वॉशिंगटन डीसी जो कि आपकी यूएसए की कैपिटल है, वहां पे कैसे होती है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, और सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात कि मेरे पास टाइम भी नहीं है इसको डिस्कस करने का, तो इस आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी सारे आर्टिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस आर्टिकल की देखिए शुरुआत कैसे करी गई, यहां की सब हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा। एड्रेसिंग पोवर्टी इज द की टू इंप्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर्स एंड देयर इन्फेंट्स। यानी कि पोवर्टी को अगर आप सही कर लेते हो तो बहुत हद तक आप जो नई मदर्स हैं, जो न्यू मदर्स हैं, जो उनके न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं, उनकी हेल्थ को और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को आप अच्छा कर सकते हो। रिसेंटली रेड फोर्ट से जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक कमेटी बना रखी है। वो कमेटी इस बारे में बातचीत कर रही है कि हाँ भाई ये जो लीगल एज है लड़कियों की शादी की, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो अभी के लिए 18 साल है इसको बढ़ाया जाएगा। मोदी जी ने कहा जैसे ही इस टास्क फोर्स की कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब पे हम डिसीजन लेंगे। ये बोला जा रहा है कि शायद इस एज को बढ़ा के या तो 18 साल से 21 साल किया जाएगा, जो कि अभी लड़कों की एज है, या 20 साल किया जाएगा। ये बात अभी पहली बार नहीं आई है। जब फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपनी बजट की स्पीच दी थी, निर्मला सीतारमन जी ने, तब भी ये बात बोली गई थी। अब यहां पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैरिज फॉर वुमेन की जो मिनिमम एज है 21 साल, इसको आप बढ़ा क्यों रहे हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने दोस्तों इस न्यूज को सुना, मुझे लगा ये एक बहुत प्रोग्रेसिव मूव है, ठीक है, मुझे ये मूव बहुत सही लगा, अच्छा लगा। लेकिन यहां पे ऑथर ने बिल्कुल ही एक काउंटर आर्गुमेंट दिया है, और ये काउंटर आर्गुमेंट दो वैलिड पॉइंट्स पे है। एक पॉइंट तो मैं बोलूंगा जो जरूरी है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, और एक पॉइंट बहुत ज्यादा कम्युनल है। तो जो कम्युनल वाला पॉइंट है उसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि अगर आप मिनिमम एज ऑफ मैरिज को ऊपर करते हो तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि शादी की एज के हिसाब से एक लेडी के और उसके बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को आप डिसाइड कर रहे हो। तो मतलब शादी की एज इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पे। अब जो भी हमारी सरकारें डिसीजंस लेती हैं, कोई भी जो मेजर स्केल पे डिसीजन लिया जाता है, उससे पहले कुछ पर्टिकुलर स्टडीज होती हैं, और ऐसी स्टडीज देश भर में और दुनिया भर में कराई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एक जर्नल है द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, इसको लिखा था न्यूजन स्कॉट न्यूपिन 15 मई 2019 को। इसको फंड किसने किया था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। ये आर्टिकल एनालाइज करता है डाटा ऑन इन स्टंटिंग चिल्ड्रन एंड थिननेस इन वुमेन एज मेजर्स ऑफ अंडर नूरिशमेंट इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। द पेपर यूजेस रिगरस मेथड्स टू चेज अ फ्लॉड हाइपोथेसिस। सुनते रहिए, भी आपको बताऊंगा। The authors examines the strength of the association between many different causal factors: the mother's age at childbearing, her educational level, living conditions, health conditions, decision-making power, and so on, and the health status of mother and child. फिर आगे, as it turns out, the poverty of the mother plays the greatest role of all, by far both in relation to her undernourishment and that of her child. But this is not acknowledged. ये जितनी भी कहानी मैंने आपको अंग्रेजी में अभी पढ़ी है, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। ये जो द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ में ये जो पेपर छपा, ये जो आर्टिकल छपा, इस आर्टिकल ने क्या बोला कि देखिए, इस आर्टिकल ने उन बच्चों को स्टडी किया जिनके अंदर स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। स्टंटिंग आप समझते हो ना, कि उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। फिर उन बच्चों को जिन माओ ने पैदा किया, वो माएँ जरूरत से ज्यादा पतली थी, उन माओ को अंडर नूरिशमेंट की प्रॉब्लम थी। इस चीज के ऊपर इन्होंने स्टडी की। फिर बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स को एनालाइज किया इस रिपोर्ट ने। जैसे फॉर एग्जांपल, जब माँ ने बच्चे को पैदा किया तो उस माँ की उम्र क्या थी, उस माँ का एजुकेशन लेवल क्या था, वो माँ किन लिविंग कंडीशंस में रह रही थी, उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या थी, क्या वो बच्चा पैदा करना चाहती थी या नहीं करना चाहती थी। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया एक माँ जो कि बच्चे को पैदा कर रही है उसकी हेल्थ को जानने के लिए, और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी हेल्थ को जानने के लिए। और ये सब स्टडी करने के बाद इस रिपोर्ट ने पता किया कि वो माएँ जो गरीब होती हैं, जो पॉवर्टी से जूझ रही होती हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली अंडर नूरिश्ड होती हैं। उनको ठीक से खाने को नहीं मिलता है,
उनके अंदर अंडर न्यूरिशमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चे पैदा करती हैं वो भी वाल होते हैं, उन बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट ये बोलती है कि वो माएं जो डिसएडवांटेज कंडीशंस में, और वो जब डिसएडवांटेज कंडीशन में होंगी तो उनकी जल्दी शादी हो जाएगी, उनकी जल्दी शादी हो जाएगी। गरीब परिवार की है, ना उनको ढंग से खाने को मिलता है, ना उनका एजुकेशनल लेवल। एक लेडी जब पढ़ लिख जाती है तो जब वो अपने फ्यूचर को देखती है, वो अपने फ्यूचर को देखेगी तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली प्लानिंग थोड़ी सी डिलेड होगी। हर चीज वो पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे, फिर बच्चा पैदा करने की सोचेंगे। ये सारे फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं। जब एक लेडी गरीब है, उसके पास कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है नहीं, नौकरी है नहीं, तो उसके घर वाले उसको प्रेशराइज करेंगे, उसके बच्चा हो जाएगा, बहुत कम उम्र में शादी हो जाएगी, कम उम्र में बच्चा हो जाएगा, वो भी अंडर नूरिश्ड होगी, बच्चा भी अंडर नूरिश्ड होगा। तो अल्टीमेटली इस रिपोर्ट के बेसिस पे निकला क्या? इस रिपोर्ट पे और बहुत सी रिपोर्ट्स हुई जो दुनिया भर में, जिनके बेसिस पे हमारी जो प्रेजेंट सरकार ये डिसीजन ले रही है जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको बढ़ाने का, वो ये है कि ये जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है ना मां की, जब मां की बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, वो 18 या 19 साल पे बच्चे पैदा कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे पैदा होंगे वो भी कमजोर होंगे और मां भी बच्चे पैदा करने के प्रोसेस में कमजोर हो जाएगी। ये सब कुछ जो हो रहा है वो पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। ये इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया, बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज ने इस रिपोर्ट को आइडेंटिफाई किया। तो कुल मिला के सरकार को समझ में आ रहा है कि मेन कॉज क्या है? पॉवर्टी है। तो ये जो अंडर न्यूट्रिशन है, ये जो पॉवर्टी है, इसके कॉज को तोड़ना यहां पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपको इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन को तोड़ना है, और इस साइकिल को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो फैक्टर जो सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है इस साइकिल को परपेचुएट करने में, आप उसको तोड़ दो। इस साइकिल को बढ़ाने में जो फैक्टर सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है उसको तोड़ दो। वो मेन रोल क्या है? वो है अंडर न्यूट्रिशन, पॉवर्टी। अब आता है यहां पे सरकार का क्रिटिसिज्म। ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आपको पॉवर्टी को तोड़ना है तो आप न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाइए गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे आंगनवाड़ियां खुली हुई हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, उनके थ्रू गर्ल्स और वुमेन्स को आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उनको नौकरियां प्रोवाइड करिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने इजीएस्ट तरीका चुना। सरकार ने बोला कि भाई प्रेगनेंसी की एज को ही आप डिले कर दो, क्योंकि प्रेगनेंसी की एज को अगर आप डिले करते हो तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ऐसा यहां पे ये ऑथर बोल रहा है। देखिए ऑथर भी जबरदस्त थिंकिंग यहां पे दे रही है। ऑथर ये बोल रही है कि सरकार को अगर न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इंप्रूव करना हो, लड़कियों की फाइनेंशियल पोजीशंस को इंप्रूव करना हो, तो उसमें सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, सरकार के सामने चैलेंजेस आ जाएंगे। लेकिन मिनिमम एज को बढ़ा देना, तो इसमें सरकार की कोई कॉस्ट नहीं है। इनफैक्ट सरकार की कॉस्ट बचेगी। कैसे? देखिए, एक लेडी जिसकी शादी हो जाती है उसके लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलग अलग प्लान्स चलाती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए अलग अलग प्लान्स चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले जो उम्र 18 साल थी उसको आपने 21 साल कर दिया, तो अब केवल वो लेडीज जो 21 साल के बाद शादी करके बच्चे पैदा कर रही हैं वही गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगी, इससे कम वाली होंगी नहीं। तो 18 साल से लेके 21 साल के बीच की जो वुमेन थी वो बेनिफिट्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो सरकार का जो खर्चा है वो बचेगा। तो ऑथर बस यहां पे यही कह रही है कि मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय सरकार ने सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका चुना। हालांकि अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं दोस्तों, तो मैं बोलूंगा कि सरकार का ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वुमेन एम्पावरमेंट में ये एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। एटलीस्ट देखिए, अर्बन वुमेन जो पढ़ लिख गई हैं, जो नौकरियां कर रही हैं, उनके ऊपर अब इस तरीके के प्रेशर्स नहीं आते कि 18 साल या 20 साल में शादी कर देंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। लेकिन वो वुमेन जो कि अपने फैमिली मेंबर से पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, कभी कभी उनको फोर्स कर दिया जाता है शादी के लिए, तो ये जरूरी है कि कुछ प्रोटेक्शन उनके सामने, ये एक प्रोटेक्शन है। अब जरूरी ये भी है देखना कि इस प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब 18 साल थी मिनिमम एज ऑफ मैरिज, तब भी बहुत सी लड़कियों की 14 साल, 15 साल, 16 साल पे शादी हो रही थी। तो 21 साल करने से क्या कम एज वाली लड़कियों की शादी बंद होगी? इस बात को इन्फोर्स करना जरूरी है, सरकार को इसमें प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। सरकार की निंदा इस बात पे भी कर रही है ऑथर, ये जो फॉरेन में स्टडीज कंडक्ट कराई गई हैं, कुछ हद तक इंडिया में जो स्टडीज कंडक्ट कराई गई हैं, ये इसी अप्रोच को फॉलो करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल को कोट किया गया है, लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन यहां पे ऑथर स्टैटिस्टिक्स दे रही है। ऑथर कह रही है कि चाहे कितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हो इंडिया में,
हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो गिर रहा है और 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट के पास आ रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वुमेन अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने बच्चों को पैदा करेगी। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का गिर रहा है और आने वाले कुछ सालों में शायद 2.1 के नीचे चला जाए। तो ये बोल देना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है, ऐसा ऑथर का बोलना है। इसीलिए ऑथर कह रही है कि लास्ट ईयर की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मोदी जी ने ये बोला कि भाई हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लड़ना है और इस बार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में ना बोल के अंडर नूरिशमेंट से इस प्रॉब्लम को जोड़ दिया। ठीक है, हालांकि ऑथर फिर से इस बात पे क्रिटिसाइज करती हैं कि गलत अप्रोच अपना रही है सरकार। सरकार को अप्रोच ये अपनानी चाहिए कि जो भी वुमेन है, जो भी लड़कियां हैं, जो भी इन्फेंट है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनके एजुकेशनल स्टेटस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि इस बात पे ध्यान दिया जाए कि आप उनकी शादी ही ना होने दो। ठीक है, ये था इस आर्टिकल में दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, द लीडर्स वी नीड इन टुडेज वर्ल्ड। इस आर्टिकल की शुरुआत कैसे कर रही है? देखिए, दुनिया टॉर्मेंट हो चुकी है, कोल्ड वॉर सी सिचुएशन सी बनती नजर आ रही है, 2 ग्रुप्स बन गए, साथ साथ पैंडेमिक फैला हुआ है। जो भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेटअप किए गए थे, बहुत ही मुश्किल है कि हम उन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए। इनफैक्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को तो अचीव नहीं कर पाए, वो 2015 तक थे। अब हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी है नहीं। अब यहां पे बात की गई है कि देखिए, जब भी हिस्ट्री में चैलेंजेस से लड़ने की बात की जाती है तो लीडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बहुत सारे थॉट प्रोसेस में थिंकर्स का ये मानना है कि लीडर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं भाई, जो चीज जैसी होनी है वो तो वैसे चलती ही रहेगी, लीडर्स का उतना मेजर रोल है नहीं। लेकिन ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि कुछ भी आप कह लीजिए, हिस्ट्री को शेप करने में, किसी भी चैलेंज से लड़ने में, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से जूझने में लीडर्स का एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है। अभी आज की देश में ये चीज कैसे रेलेवेंट है, आज के टाइम में ये चीज कैसे रेलेवेंट है, इसको देखते हैं। अभी का जो ग्लोबल लैंडस्केप चल रहा है बहुत डॉन्टिंग है, डिप्रेसिंग है। कैसे है भाई? दुनिया भर में डेमोक्रेसीज गायब हो रही हैं, पहली बात। ओके, नेपाल में देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल्स भी देता चलूंगा। नेपाल में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टिव गवर्नमेंट है, पर किस तरीके से काम कर रही है। फिर रेलीगेशन ऑफ एथिकल इंपरेटिव टू एन ऑब्सेसिव परस्यूट ऑफ रॉ पावर एज एन इटसेल्फ। आप चाइना के बिहेवियर को देख लीजिए, चाइना इज इन एन ऑब्सेसिव परस्यूट ऑफ रॉ पावर। उसने अपने एथिकल इंपरेटिव को छोड़ दिया है, ना कोरोना वायरस के लिए ना माफी मांगी। फिर क्राइसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी को भी वायलेट किया जा रहा है। उनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, साउथ चाइना सी पे उसने जजमेंट दिया। ठीक है, उस जजमेंट को चाइना से मानने से मना कर दिया, तो यहां पे इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी वायलेट हो रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये भी कभी कभी डिसीजन देता है, लोग लेने से मानने से मना कर देते हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस को फॉर्ज करना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से दुनिया बटी हुई है। यूएसए चाइना के बीच में जो डिस्कशंस हैं, कहीं से भी उनके अंदर किसी भी तरीके का कंसेंसस समझ में नहीं आ रहा, जिसके चलते जो डेमोक्रेटिक रेजिलियंस है वो कम हो रहा है। आगे चलते, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म। जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म क्या होता है? एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी मतलब हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट के लिए अगर फॉरेन यानी कि बाहर की कंट्रीज की तरफ थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे तो इसको बोला था जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म। आज की डेट में बहुत एग्रेसिव तरीके से चाइना इस जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म को परस्यू कर रहा है। उसके बाद देखा जाए तो यूएसए, इजराइल, ईरान, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं वो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म को परस्यू कर रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म को परस्यू करेंगे तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंडेवर है कॉमन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वो हर्ट होगा। बहुत सारी फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। आप देखिए कोरोना वायरस से पहले कितनी फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैली है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, नेशनल इकोनॉमी तबाह होने को आ गई, मिलियंस ऑफ जॉब्स चली गई हैं, $3.4 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, सोशल डिस्ट्रेस, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, रेसिज्म, जेनोफोबिया, ये सब कुछ हो रहा है। और अभी के लिए हमारे सामने कोई एक प्रॉपर यूनाइटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स नहीं है चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। इनफैक्ट कोरोना से लड़ने के लिए और लेबर लॉस को रिलैक्स किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से लड़ना दूर, क्लाइमेट को और बिगाड़ने वाले मैकेनिज्म्स को प्रमोट किया जा रहा है। फिर भाई देखिए, डिजिटल फील्ड और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी चीजें अच्छी चल नहीं रही हैं। जैसे कि प्राइवेट स्फीयर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज एक तरीके का सर्वेलेंस स्टेट बना रही हैं।
अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात कर लीजिए और टिकटॉक की बात कर लें। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है जिसके सर्वर्स चाइना में है। टिकटॉक यूएसए में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में पॉपुलर था, दुनिया भर में पॉपुलर था। अब टिकटॉक जो इंडिया और यूएसए के ऑपरेशंस के थ्रू डाटा इकट्ठा करता था वो चाइना की गवर्नमेंट को दे सकता था, जिसके चलते एक सर्वेलेंस स्टेट बन सकता था। चाइना की गवर्नमेंट कभी भी इस डाटा का इस्तेमाल कर सकती थी कुछ डिसरप्शन फैलाने के लिए। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंक्रोचमेंट कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो आज की डेट में बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, वो कुछ डिस्कंफर्टिंग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द discomforting questions about flawed dominance of efficiency over ethics and power over principle। यानी कि सिद्धांत और ताकत के बीच में आप किसको डोमिनेंट मारोगे। अगर आप सर्वेलेंस स्टेट जैसी चीजों को प्राइवेट टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्राइवेट स्फीयर को डोमिनेंट करने दोगे तो ये जो डिजिटल पावर है वो सिद्धांत से ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, एफिशिएंसी एथिक्स से ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है वो कुछ हद तक जरूरी भी है, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। डिजिटल इनइक्वालिटी को आज की डेट में कम करने की जरूरत है। तो भाई यहां पे एक तरफ पे आपको दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, एक तरफ पे आपको टेक्नोलॉजी के नुकसान दिख रहे हैं। जैसे कि किसी के पर्सनल डाटा को उठा के आपने उसका कॉमर्शियल यूज किया, यही जाता है दोस्तों। आप मेक माई ट्रिप से दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट सर्च मारिए, कुछ दिन बाद आपको अपने गूगल के एड सजेशंस में यही दिखने लगेगा। कहीं आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो उसमें मेक माई ट्रिप का ऐड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइवेसी राइट और ह्यूमन डिग्निटी इन सब चीजों के बीच में किस हद तक सेफ है, इसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी आ जाती है दोस्तों। जितने ज्यादा ऑटोनॉमस सिटीजंस होंगे, ऑटोनॉमस सिस्टम्स होंगे, उतनी ही कम अकाउंटेबिलिटी होगी। साइबर बुलीज हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनल पोलराइजेशन किया जाता है। अभी देखिए बैंगलोर राइट से केस में यही हुआ। अब कम्युनल पोलराइजेशन करके एक फेसबुक पे जो ट्वीट आया, सॉरी एक फेसबुक का जो पोस्ट आया उसके चक्कर में इतने राइट्स हो गए। अब वो सच में डाला गया नहीं डाला गया ये एक अलग बात है, ठीक है। तो जब इस तरीके के राइट्स होते हैं बहुत सारे लोगों की लिबर्टी और डिग्निटी बर्बाद होती है, उसको बचाने का क्यों कोई तरीका है हमारे सामने? तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनसाइडर्स स्क्रीप, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट के सामने। इन चैलेंजेस को झेलने के लिए हमको विजनरी लीडर्स चाहिए। एक ऐसा लीडर जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, एम्पैथी हो, रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन हो, सेल्फ एफिशिएंसिंग ह्यूमिलिटी हो, a binding moral compass and the ability to motivate masses within the inviolate ethical and ideological framework of politics। अब देखिए within the inviolate ethical and ideological framework, ये चीज पूरी कर पानी किसी भी लीडर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर लीडर को लीडर बने रहना है और एक एफिशिएंट लीडर बने रहना है तो उसको चिकनरी, गंदी, डिसेप्शन ये सब देखिए करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री गवाह है जो भी लीडर्स रहे हैं वो पूरी तरीके से ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको चालूपना, बेवकूफ बनाना ये सब चीजें सीखनी ही पड़ती हैं। तो लीडरशिप एट्रीब्यूट्स को यहां पे मॉरल करने की बात की गई इस आर्टिकल में, लेकिन लीडरशिप एक लिमिट से ज्यादा मॉरल हो नहीं सकती, ये हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तो ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इस पीपीटी में अवेलेबल करा दी हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो जाके आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं लेस टैक्सिंग और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कल की वीडियो में, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे इस आर्टिकल में जो अलग चीजें बता रखी हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों एफिशिएंट नहीं होगा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोले गए। देखिए रेलवेज में आज की डेट में बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। रेलवेज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए टेस्ट कराएगी। एक बहुत बड़ा तबका रेलवे में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर परमानेंट नहीं होता, उसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उसे कहीं पे भी निकाला जा सकता है। और केवल रेलवेज में नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बहुत सारी जगहों पे लोगों को केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है दोस्तों। तो यहां पे ये व्यू पॉइंट उठाया जा रहा है कि भाई जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही ज्यादा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो मैंडेट होगा वो कम होगा। एक बात ये बोली गई। दूसरी बात, अच्छी बातें भी पॉइंट आउट की गई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की कि भैया रीजनल लैंग्वेज
पे पहला एग्जाम होगा तो जो बच्चे लोकल लेवल पे पढ़ाई करते हैं उनको कुछ फायदा होगा, उनको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा पेपर वगैरह देने के लिए, उनका जो खर्चा है आने जाने में वो कम होगा। लेकिन यहां पे एक बात और बोली जा रही है, long term relevance of such reforms will depend on the commitments of government to raise the level of public employment and expand services to the public, both of which are low in India। सबसे पहले आपको लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और सर्विसेज जो दी जाती है पब्लिक को इनको एक्सपेंड करना है। इनको एक्सपेंड करने के लिए आपको जॉब्स बढ़ानी पड़ेंगी। जो जॉब्स बढ़ेंगी तब इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और अभी के लिए जॉब्स बहुत लिमिटेड है, जो पब्लिक सर्विस दी जाती है ना सरकार के द्वारा वो बहुत लिमिटेड है। तो भले ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, ठीक है ना, 3 साल तक उनके कोर्स वैलिड रहेंगे, दूर नहीं जाना पड़ेगा उनको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने के लिए, उनका खर्चा कम होगा, अर्बन सेंटर्स नहीं जाना पड़ेगा, उनके गांव के पास ही एग्जाम हो जाएगा, ये सब चीजें अच्छी हैं। बट जब तक आप नंबर ऑफ जॉब्स को नहीं बढ़ाओगे तब तक इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की जो फुल मैंडेट है वो पूरा नहीं होगा। यहां देखिए लिखा हुआ है, these are laudable objectives but it is relevant to point out that as a share of organized workforce central government employment appears to be declining। जो टोटल ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है इंडिया में उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसका जो प्रोपोर्शन है वो घटता जा रहा है। नई पोस्ट सैंक्शन तो होती हैं बट वैकेंसीज बहुत सालों तक फिल नहीं करी जाती और सरकार वैकेंसीज बहुत संभल के फिल करती है, क्योंकि जब आप किसी वैकेंसी को फिल कर देते हो ना आपको उसकी सैलरी वगैरह उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो वो एक मेन चीज है, ठीक है। फिर अब ये बोला जा रहा है कि आप कुछ रेलवे सर्विसेज को, जो कोर रेलवे सर्विसेज है उनको आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। जब वो कोर रेलवे सर्विसेज को आप प्राइवेटाइज करोगे तो वहां तो फिर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में फिर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेगा कि भाई कितनी नौकरियां देनी है। तो रेलवेज जो कि पहले एक मैसिव रिक्रूटर की तरह देखा जाता था उसमें जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर होंगी वो कम होंगी, क्योंकि बहुत सारे रेलवे सर्विसेज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। सरकार यहाँ पे क्या लॉजिक देगी, सरकार बोलेगी कि भले ही हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं बट उस प्राइवेटाइजेशन में भी तो आपको नौकरियां मिलेंगी। तो सरकार का अलग लॉजिक है और यहाँ पे जो ऑथर बोल रहा है उसका अलग लॉजिक है। ऑथर बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अगर इस गवर्नमेंट सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेट जॉब्स बढ़ेंगी, गवर्नमेंट जॉब कम होगी। फिर ये बोला गया कि सेंटर की जो भी जॉब्स है टोटल जॉब्स में जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो या तो रेलवेज में होती हैं या डिफेंस में होती हैं। तो मेजर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट आर आइदर इन रेलवेज और इन डिफेंस। अगर आप टोटल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देखो इंडिया में, टोटल गवर्नमेंट जॉब्स देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केवल 14% लोग जाते हैं। तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं दे आर विद इन द परव्यू ऑफ द स्टेट्स और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो मैंडेट है वो स्टेट्स के ऊपर जाता नहीं है। तो जरूरी ये है कि जल्दी रिफॉर्म लाया जाए और जो स्टेट का रिक्रूटमेंट है वो भी इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर आए। एक व्यू पॉइंट और निकलता है कि स्टेट्स में जो रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डिलेड होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उनको भी आप ले आओ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर, बट वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो ये कुछ फ्लॉज थे दोस्तों जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किए। आगे आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत से फ्लॉज निकल के हमारे सामने आएंगे। फिर आगे बात करते हैं लूजिंग प्रोपोजिशन ऑन सन्स ऑफ सॉइल्स एंड जॉब। रिसेंटली जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, उनका एक अनाउंसमेंट आया और उन्होंने अनाउंसमेंट में ये बोला कि भाई देखिए मध्य प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी उन गवर्नमेंट जॉब्स में केवल मध्य प्रदेश के लोग ही एलिजिबल होंगे, यानी जिन लोगों के पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई ये इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के हैं, केवल उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी। और इस तरीके की चीजों की बातें केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है दोस्तों, पूरे देश में हो रही है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप गुजरात की, कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, हर जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि नहीं भाई अब हम जॉब केवल अपने स्टेट के लोगों को देंगे, बाहर के स्टेट के लोगों को देंगे नहीं। यहां पे रीजनल पर्टिकुलरिटीज की बात हो रही है। अब यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं। देखिए जब भी किसी की स्टेट में जॉब करने की बात आती है तो रीजनल पर्टिकुलरिटीज को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर निकलता है तो भाई आपको कोंकणी आनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग कोंकणी बोलते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप जाते हो आपको महाराष्ट्रियन मराठी आनी चाहिए। उसी तरीके से तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है तो आपको तमिल आनी चाहिए। रीजन बीइंग कि आप उन इलाकों में जाके काम करोगे तो वहां के जो नेटिव लोग हैं वो जो भाषा बोलते हैं वो तो आपको आनी चाहिए ना, तभी आप उनके लिए काम कर पाओगे। तो ये जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी एक जगह की गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स तो देखिए जरूरी है।
प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप ये देखो कि आप जॉब, किसी एक जगह की जॉब को सिर्फ उस स्टेट के लोगों के लिए फिक्स कर दो, ये चीज सही नहीं है। अब आपको बताता हूं, देश भर में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं। उन ट्राइबल एरियाज में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि उन ट्राइबल एरियाज के कल्चर को कहीं नुकसान ना पहुंचे। आज की डेट में क्या बात हो रही, कोरोना का पैंडेमिक लग गया, इकोनॉमी उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है, जॉब कम हो रही है। जॉब कम हो रही है तो भाई जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें नौकरी दीजिए। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फाइनेंसेस है, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि भाई अपने स्टेट की जॉब्स अपने देश के लोग, अपने स्टेट के लोगों को। तो इससे होगा क्या कि जब अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो वोट कौन देता है? वोट माइग्रेंट पॉपुलेशन थोड़ी ना देती, वोट तो उस स्टेट में रहने वाले लोग देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट को अलर्ट करने के लिए मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग देंगे। तो वो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो बाहर से आके मध्य प्रदेश में सेटल हुई है टेम्पररी, तो कोई बिहार का पर्सन अगर मध्य प्रदेश में आके जॉब कर रहा है, मध्य प्रदेश पीसीएस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो वोट शुरू में तो डालेगा नहीं, क्योंकि वो है तो नेटिवली बिहार का। जब उसको मध्य प्रदेश की डोमिसाइल मिल जाएगी तब वो वोट डालेगा। तो कुल मिला के ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जिस जगह पे वो जाती है वहां पे जो गैप्स है स्किल्स में, प्रेफरेंसेस में, उनको वो फुलफिल करती है, वहां की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करती है। इस चीज को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है और यहाँ पे नेटिविज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। अभी के लिए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बोला है कि देखिए हम अभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को सेटअप कर रहे हैं, जल्दी अनाउंसमेंट आएगा। अगर अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके का आता है कि हाँ भाई मध्य प्रदेश के अंदर केवल मध्य प्रदेश के डोमिसाइल वाले लोगों को नौकरी दी जाएगी, 100% ये चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न करेगा। और करना भी चाहिए दोस्तों। इस तरीके का नेटिविज्म फेवर में नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो आप देख रहे हो सकता है कोई मध्य प्रदेश का हो, उसको ये लग रहा हो कि नहीं भाई ये डिसीजन मेरे फेवर में है। आपके फेवर में नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की जो लोकल जॉब्स हैं वो केवल लोकल लोगों को दी जाए, तो बिहार गवर्नमेंट भी ये कर सकती है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी ये कर सकती है, राजस्थान की गवर्नमेंट भी ये कर सकती है। तो फिर मध्य प्रदेश में रहने वाला जो पर्सन है वो इन एग्जाम्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। ये सही नहीं है, ये हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। लोकल मैंडेटेड कोटास लोकेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाने चाहिए। और ये सोच लेना कि बाहर के माइग्रेंट्स की वजह से एक स्टेट्स की जॉब जा रही है, ये एक गलत नोशन है, एक एग्जेगरेटेड नोशन है और ये सेपरेटिज्म को बढ़ावा देगा। इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर, यहां पे देखिए क्या बोला गया दोस्तों। द एनईपीज emphasis on technology is welcome, but the context and purpose are also important. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यहां पे बात की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत वाइड रेंजिंग पॉलिसी है दोस्तों। ये रिवैम्प कर रही है सिस्टम को, स्कूल एजुकेशन को भी रिवैम्प कर रही है और हायर एजुकेशन को भी रिवैम्प कर रही है। और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। हमने एक इंडिया में ट्रेंड देखा है कि जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात होती है एजुकेशन के लिए, तो हमेशा डिजिटल डिवाइड पे बात होने लगती है। ये बोले जाने लगता है एसोसिएटेड चैलेंजेस ऑन इक्विटी, यानी ये कहा जाने लगता है कि भैया अगर आप डिजिटल एजुकेशन कराओगे, ऑनलाइन एजुकेशन कराओगे, तो भैया डिजिटल डिवाइड है। बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन चलाने नहीं आते हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इस तरह तरीके की चीजों की बात होने लगती है। एसोसिएटेड चैलेंजेस ऑन इक्विटी, जो अमीर है वो इस चीज का फायदा उठा लेगा, जो गरीब है वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि देखिए जब भी टेक्नोलॉजी की बात आएगी, अगर आप हर जगह डिजिटल डिवाइड को और इक्विटी के कंसेप्ट्स को घुसेड़ के फॉरवर्ड प्रोग्रेस को रोकोगे, तो ये एक सही चीज नहीं है। दुनिया भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और इंडिया में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना ही है अगर हमारे देश को एडवांस करना है। तो हर बार ये बोल देना कि टेक्नोलॉजी के आने से डिजिटल डिवाइड हो जाएगा और कुछ लोगों को मौका मिलेगा, कुछ को मौका नहीं मिलेगा, ये गलत अप्रोच है। हमें इसको इस तरीके से देखना है कि न्यू टेक्नोलॉजी एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है और हमको इस अपॉर्चुनिटी को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम इक्विटी और इंक्लूजन को प्रमोट कर पाए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज पोटेंशियल सोर्स फॉर प्रोमोटिंग इगैलिटेरियनिज्म इन हायर एजुकेशन। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो प्रिंसिपल जिसके हिसाब से ये बताया जाए कि हाँ भाई सब लोग बराबर हैं, किसी में कोई फर्क है नहीं। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हमको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना है, सबके पास इस नई टेक्नोलॉजी को हम अवेलेबल करा पाए, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए हमारा, ना कि हमारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि नहीं भाई डिजिटल डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। Envisioning inclusive learning requires a deeper understanding of larger context of student diversity in contemporary campuses। अब यहां पे देखिए किस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है, ये तरीका बहुत ब्यूटीफुल लगा दोस्तों मुझे। देखिए जब भी बच्चे कैंपसेस में पढ़ने जाते हैं तो कैंपसेस में बहुत से तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में, बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट में, वो फैमिलीज जो कि रूरल इलाके से आ रखी हैं, वो कम्युनल मुद्दों पे भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लर्निंग में होता है जब बच्चे स्कूल में या कॉलेजेस में जाके पढ़ रहे हैं। अगर हम इस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और ढंग से प्रयोग करें तो हम एजुकेशन को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों के पास उनके घर तक पहुंचा सकते हैं और उस रीजनल लैंग्वेज में पहुंचा सकते हैं जो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा है स्कूल में, जिस लैंग्वेज को वो लोग लोकली अपने इलाके में बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत हायर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट को जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो फैसिलिटीज उस बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने 2016 में एक स्टडी कराई जिसका नाम था स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड सोशल इंक्लूजन। इसमें यह बोला गया कि जो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स हैं जब ये कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं तो उनके खिलाफ सोशल एक्सक्लूजन होता है, इनको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, एकेडमिक नॉन इंटीग्रेशन होता है। आपको मैंने बताया था एक दलित बच्चे का केस जब मैंने एनसीईआरटी डिस्कस की थी। इसकी वजह से जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो हमारे स्कूल्स हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पाते, इनफैक्ट कभी कभी बढ़ा देते हैं। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रयोग करते हैं तो इसी इनइक्वालिटी को हम लोग इनोवेटिव तरीके से हटा सकते हैं। कैसे? एक बच्चे के पढ़ने की जील से इस बात पे डिपेंड होगा कि वो बच्चा कितना सीखेगा। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, अगर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बात पे चीजें डिपेंड करेंगी कि वो चीजों को कितना सीखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सबको डिजिटल इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराते हो, एक गरीब बच्चे को, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को, एक अमीर बच्चे को, एक हाई कास्ट के बच्चे को, सबको में आपने बांट दिया। एक बार जब उसके पास मीन्स ऑफ लर्निंग आ गया ना, उसके बाद उस बच्चे की जील पे डिपेंड करेगा, उस बच्चे की काबिलियत पे डिपेंड करेगा, उस बच्चे की आगे बढ़ने की चाह पे डिपेंड करेगा कि वो कितना आगे बढ़ेगा, ना कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो गरीब है, रिच है, पुअर है, क्या है। खासकर अगर आपने उस पढ़ने वाले मीडियम को उसी की लैंग्वेज में अवेलेबल कराया हो। ये सब बातें दोस्तों यहां पे बोली गई। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में यही बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो जो टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज कर रही है वो एक बहुत अच्छी बात है। हमारी गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि सारे बच्चों के पास एक बड़े स्केल पे इस फैसिलिटी को अवेल कराया जा सके, ना कि बार बार आप ये रट्टा लगाओ कि भाई डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोग छूट जाएंगे, डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोग छूट जाएंगे। इस तरीके की थॉट प्रोसेस हमारी नहीं होनी चाहिए। और फाइनली आते हैं इस आर्टिकल पे, शुड वुमेन बी इंटाइटल्ड टू मेंस्ट्रुअल लीव। देखिए 10 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव अनाउंस की गई जोमेटो के द्वारा। जोमेटो में 35% वुमेन है। यहां पे एक बहस छिड़ गई है, दो लोगों के व्यू पॉइंट्स यहां पे दिए जा रहे हैं। एक तरफ है आपकी बरखा दत्त जी और दूसरी तरफ है कविता कृष्णन जी। बरखा दत्त जी यहां पे बिल्कुल फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए इस तरीके की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को रिजेक्ट करती हैं। बरखा दत्त जी का क्या बोलना है, ये देखिए, जब भी किसी एक वर्क प्लेस पे कंपटीशन की बात आती है वुमेन और मेन के बीच में, तो वुमेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में है। बहुत सारे फील्ड्स में मेन डोमिनेट कर रहे हैं और वो मेन वुमेन को ऊपर नहीं आने देते। तो वुमेन को कभी कभी बहुत बार ज्यादा लड़ना पड़ता है मेन के बराबरी करने के लिए। अब अगर जेंडर के बेसिस पे अगर आप लीव पॉलिसी दोगे तो वुमेन और ज्यादा साइड लाइन कर दी जाएंगी, ठीक है ना। वुमेन को और कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और कम असाइनमेंट्स मिलेंगे और वुमेन के खिलाफ एक टैबू सा आ जाएगा। समझ गए। फिर यहां पे बरखा दत्त जी बोल रही हैं कि मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल लीव के दौरान अगर किसी वुमेन को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इन दैट केस जो ओवरऑल मेडिकल पॉलिसी होती है उस मेडिकल पॉलिसी के अंदर लीव लेने के चांस तो वैसे भी है इस वुमेन के पास। तो बरखा दत्त जी का यह बोलना है कि जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है ना, जो स्पेसिफिकली लेके आई गई है सामने, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ये एक तरीके का टैबू, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेके आएगी जॉब कल्चर में। दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
और कभी ना कभी दोस्तों कुछ हद तक बरखा दत्त जी की बात सही है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जस्ट एज्यूम करिए कि आप किसी एक कोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। कोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी वैसे भी वुमेन कम है। अब कोई एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मान लीजिए 10 मेल एम्प्लॉयज हैं, केवल 1 या 2 वुमेन एम्प्लॉय हैं। आप वो जो 2 वुमेन एम्प्लॉयज हैं, वो जब लीव अप्लाई करेंगे अपनी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, तो उसी सेक्शन में करेंगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लीव कैसे अप्लाई करती है? आप एक लेटर पे अपनी एप्लीकेशन टाइप करोगे अपने साइन के साथ, सबमिट कर दोगे अपने सुपीरियर को। उस एप्लीकेशन में आप लिखोगे कि भाई आप कौन सी लीव अप्लाई कर रहे हो, कैजुअल लीव अप्लाई कर रहे हो, अर्नड लीव अप्लाई कर रहे हो, एचपीएल अप्लाई कर रहे हो, कौन सी ईओएल अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो। तो उस एप्लीकेशन में लिखा होगा मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो जो हमारा सोसाइटल माइंडसेट है, तो उसमें कुछ ऐसे बेवकूफ बैठे होंगे ऑफिस में जो बोलेंगे अरे वाह वाह मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी भी नहीं है, वो तो उनको तो प्रॉब्लम है, इस तरीके की बकवास करेंगे। इससे इस वुमेन के खिलाफ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑफिस में। तो कुछ हद तक तो बरखा दत्त जी का ये जो बोलना है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे जो दूसरा व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है वो है आपका कविता कृष्णन जी का। कविता कृष्णन जी का व्यू पॉइंट ये है कि देखिए कुछ हद तक ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी सही है। कभी कभी एक लेडी को क्या प्रॉब्लम होती है वो सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता, और एक मैन ही नहीं, कभी कभी एक वुमेन भी नहीं समझ पाती है। इसका मैंने एक लाइव एग्जाम्पल देखा है दोस्तों। एक डिप्टी कमिश्नर थी, मैं ऑफिस में काम कर रहा था। उस डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर इशू किया। ऑर्डर क्या इशू किया? उसने वर्बली अपने सेक्शन को बोल दिया कि हाँ भाई इस सेक्शन के लोग शाम को 7 बजे तक ऑफिस छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ काम है। उस सेक्शन में एक लड़की थी, मैं भी उसी सेक्शन में था। उस सेक्शन की लड़की को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो मेरे पास, और जो मेरा सुपीरियर सुपरिटेंडेंट था उसके पास आके बोलती है कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सुपरिटेंडेंट ने बोला ठीक है तुम घर चली जाओ। वो घर चली गई। वो 5:45 या 5:30 के लगभग घर चली गई। डिप्टी कमिश्नर ने क्या बोला था? डिप्टी कमिश्नर भी लेडी है यहाँ पे, ठीक है। लेडी ने ऑर्डर दिया कि सब लोग रुकेंगे, तो भाई हम रुके थे, ठीक है। वो लड़की जो कि एक जूनियर क्लर्क थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने बोला सर मुझे ऑफिस से जाना है, वो चली गई 5:45 को। 7 बजे डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया, उसने बोला सब लोग हैं? हमने बोला नहीं मैडम, एक लड़की को प्रॉब्लम है, वो चली गई। कैसे चली गई मेरे कहने के बिना? ये डिप्टी कमिश्नर एक लेडी है, उसका स्टेटमेंट कैसे चली गई मेरे कहने के बिना? उसको तुरंत फोन करो। उसको फोन किया गया। अब वो लड़की घबरा गई या उसको सच में प्रॉब्लम थी, उसने ये बोला कि मैम देखिए मुझे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पीरियड्स हो रहे हैं, मेरे को दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ सकती। तो पता है जो डेप्यूटी कमिश्नर थी लेडी, उसने क्या बोला? उसने बोला कि रिटन में एक्सप्लेनेशन दो, मैं तुम्हें मेमो दे रही हूँ। मेमो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। मेमो गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जब भी अगर आपने कोई नियम कानून को वॉयलेट किया है, अपने सुपीरियर की बात नहीं मानी गई, तो आपको मेमो इशू हो जाता है ऑफिस में, और उस मेमो में आपको रिप्लाई देना पड़ता है कि आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करिए कि आपने अपनी सुपीरियर की बात क्यों नहीं मानी। तो आप सोचिए, एक तरफ पे बात होती है कि अगर वुमेन्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो मेंस नहीं समझेंगे, यहां तो एक वुमेन ही नहीं समझ रही है एक वुमेन की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। तो ऐसा नहीं है कि एक लेडी के अगेंस्ट एक डिपार्टमेंट में केवल एक मेन ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वुमेन भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो कुछ हद तक ये जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, ये मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन है। क्यों सही डिसीजन है? क्योंकि देखिए धीरे धीरे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है वो इवॉल्व करता है। धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस हमारे कल्चर में इम्बाइब हो जाता है। जो चीजें पहले के समय में हमारे लिए टैबू हुआ करती थी, आज हम उन चीजों को इम्बाइब करते हैं। हो सकता है आज की ये जो चीज हमें थोड़ी अजीब लगे, लेकिन कल की डेट में ये चीज नॉर्मल हो जाए। कुछ लोगों को अजीब लगे जो बैकवर्ड थिंकिंग है, धीरे धीरे ही बैकवर्ड थिंकिंग फॉरवर्ड बढ़ेगी। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। गुड बाय।